गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। आफ्टरनून सर। तो बेटा कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आप लोग को याद है? बताओ मेरे को, कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल की क्लास में हम लोग एक ये सेक्शन पढ़ कल की क्लास में हम लोग एक ये सेक्शन पढ़ रहे थे, सेक्शन 47, सेक्शन 147। और सेक्शन 147 किस चीज का था बेटा? पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। था कि नहीं था? मुझे बताओ, बोलो यस और नो। था नहीं था? ये सेक्शन था। अब बेटा सेक्शन 147 ने एक तो किसके ऊपर पनिशमेंट बताया? कंपनी के ऊपर बताया। बताया कि नहीं बताया? कंपनी के ऊपर पनिशमेंट। तो कंपनी के ऊपर क्या पनिशमेंट बताया कि बोले अगर कंपनी सेक्शन 139 से लेकर 146 का कहीं पे भी कॉन्ट्रावेंशन करेगी तो बोले कंपनी के ऊपर मिनिमम टू मिनिमम 25,000 रुपए का और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लाख रुपए का फाइन तो लगेगा ही लगेगा। बोले कंपनी के ऊपर मिनिमम टू मिनिमम 25,000 रुपए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लाख रुपए का फाइन तो लगेगा ही लगेगा। और जो कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट थे, उनपे क्या था? उनपे मिनिमम टू मिनिमम 10,000 रुपए का फाइन था, मिनिमम टू मिनिमम 10,000 रुपए का फाइन था और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख रुपए का फाइन था। बोलो था कि नहीं था? बताओ यस और नो। था ना? यस सर। बोलो था। अब क्वेश्चन ये आया कि ऑडिटर के ऊपर क्या पनिशमेंट है। क्वेश्चन ये आया कि भाई ऑडिटर के ऊपर क्या पनिशमेंट है। तो आ गया पनिशमेंट फॉर द ऑडिटर फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 139, 143 या 144। अब ऑडिटर को क्या पनिशमेंट मिलेगा 139 या 143 या 144 के कॉन्ट्रावेंशन के लिए? तो मैंने कल आपको बताया था कि ऑडिटर को क्या पनिशमेंट मिलेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑडिटर की तरफ से जो कॉन्ट्रावेंशन हुई है, ऑडिटर की तरफ से जो कॉन्ट्रावेंशन हुई है वो इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है। बताई थी नहीं बताई थी बात कि ऑडिटर के केस में कितना पनिशमेंट मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑडिटर ने जो कॉन्ट्रावेंशन करी है वो इंटेंशनल कॉन्ट्रावेंशन करी है या ऑडिटर ने जो कॉन्ट्रावेंशन करी है वो अनइंटेंशनल कॉन्ट्रावेंशन करी है। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो। यस सर। आ गई? तो बेटा ऑडिटर पे क्या रूल था कि अगर ऑडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन नोइंगली करी है या विलफुली करी है, जानबूझ के करी है, नोइंगली करी है या विलफुली करी है, तो लॉ बोला 1 साल के लिए तो उसको जेल में पटक देंगे। लॉ क्या बोला? देखो ये पनिशमेंट फिर से रीड करते हैं। लॉ बोला उस केस में ऑडिटर के ऊपर पनिशमेंट क्या रहेगी? बोले ऑडिटर के ऊपर पनिशमेंट ये रहेगी कि ऑडिटर को 1 साल के लिए तो जेल में पटक देंगे और उसके अलावा उस पर मिनिमम फाइन लगाएंगे 50,000 रुपए का और मैक्सिमम फाइन कितना था? बोले या तो 25 लाख रुपए का फाइन लगेगा या जितना ऑडिटर का रेम्युनरेशन है बोले उसका 8 टाइम्स फाइन लगेगा, विच एवर इज लेस। बताओ बेटा ये चीज मैंने समझाई थी या नहीं समझाई थी? बोलो यस सर। यस सर। ये तो तब था जब कॉन्ट्रावेंशन क्या है, ये तो जब था जब कॉन्ट्रावेंशन क्या है, नोइंगली हुई है, विलफुली हुई है, जानबूझ के हुई है, इंटेंशनली हुई है। और बाकी केसेस में क्या था? बोले मिनिमम फाइन 25,000 का लगेगा, मैक्सिमम फाइन या तो 5 लाख रुपए का लगेगा या ऑडिटर का जितना रेम्युनरेशन है उसका 4 टाइम्स लगेगा, विच एवर इज लेस। याद आ गया नहीं आ गया बेटा? बताओ। यस सर। यस सर। सभी स्टूडेंट्स बोलो, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यहां तक क्लियर है? आगे चलूं क्या? बताओ। यस सर। आगे चलता हूं बेटा। अब बेटा मैं फर्दर बता रहा था, फर्दर क्या होगा। तो मैंने फर्दर में आपको एक पॉइंट बताया था। फर्दर क्या होगा कि ऑडिटर को जो कंपनी से रेम्युनरेशन मिला है, ऑडिटर को कंपनी से जो रेम्युनरेशन मिला है वो भी ऑडिटर को रिफंड करना पड़ेगा। बताया था ये बात? यस सर। देखो, द ऑडिटर शैल बी लायबल टू रिफंड टू द कंपनी द रेम्युनरेशन रिसीव बाय हिम। बोले ऑडिटर कंपनी को रिफंड करेगा, वो वाला रेम्युनरेशन रिफंड करेगा जो ऑडिटर को कंपनी से रिसीव हुआ था। तो बोले द ऑडिटर शैल बी लायबल टू रिफंड टू द कंपनी द रेम्युनरेशन रिसीव बाय हिम। बताओ बेटा यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बोलो यस सर। यस सर। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट बड़ा अच्छा है, इजी है बट अच्छा पॉइंट है। तो देखो, एक तो अगर ऑडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन करा तो उसको पनिशमेंट मिल गया। मुझे बताओ, एक तो ऑडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया तो उसे पनिशमेंट मिल गया कि नहीं मिल गया? बताओ। यस सर। एक तो ऑडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया तो उसे पनिशमेंट मिल गया। दूसरा बेटा अगर ऑडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया, एक तो ऑडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया तो उसको पनिशमेंट मिल गया। दूसरा बेटा अगर ऑडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया, तो उसको रेम्युनरेशन भी रिफंड करनी पड़ गई, पड़ गई कि नहीं पड़ गई? बताओ।
Yes, sir. अच्छा, अब पता है तीसरी चीज क्या होगी सर? तीसरी चीज ये होगी कि आज मान लो ऑडिटर ने कोई गड़बड़ करी, मान लो ऑडिटर ने कोई फ्रॉड किया, ऑडिटर ने कोई रॉन्ग एक्टिविटी की, और ऑडिटर की रॉन्ग एक्टिविटी की वजह से लॉस हो गया। किसको लॉस हो गया? बोले या तो कंपनी को लॉस हो गया, या तो कंपनी को लॉस हो गया, या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है कोई भी लीगल ऑर्गेनाइजेशन, कोई लीगल एंटिटी, किसी भी लीगल ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो गया। जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी का एग्जांपल हो गया आरबीआई, स्टैट्यूटरी बॉडी का एग्जांपल हो गया सेबी, इनको लॉस हो गया। या मान लो लॉस हो गया कंपनी के मेंबर्स को, या मान लो लॉस हो गया कंपनी के क्रेडिटर्स को। क्यों लॉस हुआ? ऑडिटर ने मान लो कोई फ्रॉड कर दिया, रॉन्ग एक्टिविटी कर दी, ऑडिटर ने जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाई, उस ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने मिस स्टेटमेंट्स डाल दिए, गलत स्टेटमेंट्स डाल दिए, गलत बातें लिख दी। ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में कोई मिसलीडिंग बात लिख दी, गलत बात लिख दी। तो ऑडिटर ने क्योंकि फ्रॉड किया, क्योंकि ऑडिटर ने रॉन्ग एक्टिविटी की, मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि ऑडिटर ने फ्रॉड किया, ऑडिटर ने रॉन्ग एक्टिविटी की, और ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कोई मिसस्टेटमेंट डाल दिया, कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट डाल दिया, और उसकी वजह से बेटा लॉस हो गया। किसको लॉस हो गया? या तो बेटा कंपनी को लॉस हो गया, या बेटा किसी भी लीगल एंटिटी को लॉस हो गया, या बेटा कंपनी के मेंबर्स को लॉस हो गया, या बेटा क्रेडिटर्स को लॉस हो गया। तो फिर ऑडिटर को उन लोगों को डैमेजेस पे करना पड़ेगा। द ऑडिटर शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस। ऑडिटर को डैमेजेस पे करनी पड़ेंगी कंपनी को, स्टैट्यूटरी बॉडीज को, या अथॉरिटीज को, या मेंबर्स को, या क्रेडिटर्स को ऑफ द कंपनी। क्यों पे करनी पड़ेंगी डैमेजेस? डैमेजेस पे करनी पड़ेंगी मतलब कंपनसेशन पे करना पड़ेगा फॉर लॉस। उनको लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया? अराइजिंग आउट ऑफ। क्यों लॉस हो गया? क्योंकि इनकरेक्ट या मिसलीडिंग स्टेटमेंट डाल दिए गए थे, मेड इन हिज ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में डाल दिए थे। तो पॉइंट ये है, आज अगर कंपनी को, स्टैट्यूटरी बॉडीज को, मेंबर्स को, या क्रेडिटर्स को लॉस हुआ, ऑडिटर ने क्योंकि अपनी रिपोर्ट में मिसलीडिंग या इनकरेक्ट स्टेटमेंट डाले थे, तो ऑडिटर को इन लोगों को पे करना पड़ेगा, ऑडिटर को इन लोगों को पे करना पड़ेगा डैमेजेस। डैमेजेस का क्या मतलब होता है? डैमेजेस का मतलब होता है बेटा कंपनसेशन। तो ऑडिटर को इन लोगों को कंपनसेशन यानी कि डैमेजेस पे करनी पड़ जाएंगी। बताओ बेटा ये पॉइंट आया नहीं आया समझ में? जल्दी बोलो स्टूडेंट्स, आगे। Yes, sir. यस सर आगे। यस सर। Yes, sir. कोई डाउट या क्वेरी किसी बच्चे की? No, sir. चलो आगे बढ़ूं, आगे बढ़ता हूं। अब सिर्फ एक आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है बेटा। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर इंडिविजुअल सीए गलत एक्टिविटी करता है तो इंडिविजुअल सीए लायबल होगा, इंडिविजुअल सीए लायबल होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म गलती करती है तो कौन लायबल होगा? पार्टनरशिप फर्म लायबल होगी, या पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स लायबल होंगे, या पार्टनरशिप फर्म भी लायबल होगी और पार्टनर्स भी लायबल होंगे? बताओ। Partners. तो सर लॉ बोला फर्म के पार्टनर्स भी लायबल होंगे और फर्म खुद भी लायबल होगी। बोले इनकी जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होगी। लॉ बोला फर्म भी लायबल होगी, फर्म भी लायबल होगी, और फर्म के जो कंसर्न पार्टनर्स हैं बोले वो भी लायबल होंगे। और इन्होंने बोला पार्टनर में हर पार्टनर लायबल नहीं होगा। बोले पार्टनर में वही पार्टनर लायबल होगा जिसने फ्रॉड किया था, जिसने फ्रॉड करने में मदद करी थी, जो खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व था। मान लो एक फर्म में 5 पार्टनर है, मैं आपको कह रहा हूं मान लो एक फर्म में 5 पार्टनर है, सीए फर्म में ए बी सी डी ई, उसमें से ए और बी ने फ्रॉड किया है, सी और डी और ई ने नहीं किया, तो फर्म लायबल होगी, ए और बी लायबल होंगे, सी और डी और ई लायबल नहीं होंगे। तो उन्होंने बोला इन केस ऑफ ऑडिटर बीइंग एन ऑडिट फर्म, बोले अगर ऑडिटर एक ऑडिट फर्म है तो द लायबिलिटी शैल बी, लायबिलिटी चाहे सिविल चाहे क्रिमिनल, चाहे सिविल लायबिलिटी हो चाहे क्रिमिनल लायबिलिटी हो, बोले कोई सी भी लायबिलिटी हो। बेटा सिविल लायबिलिटी तो होती है पेनल्टी लग जाना, फाइन लग जाना, क्रिमिनल लायबिलिटी होती है जेल वेल हो जाना। तो बोले द लायबिलिटी वेदर सिविल और क्रिमिनल शैल बी ऑफ द पार्टनर कंसर्न, पार्टनर कंसर्न की होगी, एंड ऑब्वियसली फर्म की होगी, एंड ऑफ द फर्म होगी जॉइंटली एंड सेवरली। लेकिन ध्यान रखना है, ध्यान रखना है
इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ ऑडिट फर्म। क्रिमिनल लायबिलिटी की अगर हम बात करें, क्रिमिनल लायबिलिटी होती है जेल हो जाना, फाइन को छोड़कर जो लायबिलिटी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटी अदर देन फाइन, कुल मिला के फाइन को छोड़ के जो लायबिलिटी है। अब फाइन को छोड़ के तो जेल ही है, बोले जो जेल है वो सिर्फ उसी पार्टनर को होगी जिसने फ्रॉड किया है, बाकियों को नहीं होगी। द कंसर्न पार्टनर और पार्टनर्स हु एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, जिन्होंने फ्रॉडुलेंट मैनर में काम किया था। अबेटेड का मतलब होता है हेल्प करना, जिन्होंने फ्रॉड करने में हेल्प करी थी, हु अबेटेड, या फिर एज द केस में भी कल्यूडेड का मतलब होता है जो इन्वॉल्व थे, कल्यूडेड का मतलब होता है जो इन्वॉल्व थे, जो फ्रॉड करने में इन्वॉल्व थे। इन्वॉल्व इन फ्रॉड शैल ओनली बी लायबल, बोले वही पार्टनर्स लायबल होंगे। तो इन्होंने बोला क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ ऑडिट फर्म के केस में कंसर्न पार्टनर लायबल होगा जिसने फ्रॉडुलेंट मैनर में काम किया, जिसने फ्रॉड करने में हेल्प की, जो फ्रॉड में इन्वॉल्व था। मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब हो गया, लायबिलिटी अदर देन फाइन। लायबिलिटी अदर देन फाइन क्या बची? जेल। तो जेल उसी पार्टनर को होगी जिसने फ्रॉड किया था, जो फ्रॉड करने में हेल्प किया था, जो फ्रॉड करने में इन्वॉल्व था। यह आपको ध्यान रखना है। और बाकी इतना सा पॉइंट है कि अगर ऑडिटर एक ऑडिट फर्म है तो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी मानी जाती है फर्म के पार्टनर्स की और फर्म की। बताओ बेटा, ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ भाई, कोई डाउट या क्वेरी? No, sir. No, sir. कोई डाउट या क्वेरी? पक्का? यहां Yes, पर sir. आकर बेटा मेरी तरफ से खत्म होता है सेक्शन 147। यहां पर आकर बेटा मेरी तरफ से खत्म होता है सेक्शन 147, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अब बेटा इस चैप्टर का एक लास्ट सेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन 148, पावर ऑफ सीजी टू मेंटेन, पावर ऑफ सीजी टू ऑर्डर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कंडक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट, करेगा बेटा ये टॉपिक चालू? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. बेटा, लेकिन अब पहले मेरे को एक बात बताओ, आपको सेक्शन 146 तक सारी बातें समझ में आ गई? Yes, sir. 146 तक सारी बातें समझ में आ गई, या कोई ऐसी बात है जो नहीं समझ में आई हो? 147 तक, इनफैक्ट हमने अभी 147 भी पढ़ लिया है। और 147 किसका सेक्शन है बेटा? 147 पेनल्टीज का सेक्शन है। मुझे बताइए 147 तक जितनी बातें आपको बताई गई, आपको समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मुझे कोई एक चीज Yes. बता सकता है, सेक्शन 147 तक में हमारा एक टॉपिक अभी पेंडिंग है। मैंने आपको बोला था कि जब मैं ये सारे टॉपिक्स खत्म कर दूंगा तब वो पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। एक टॉपिक हमारा पेंडिंग है, कोई बता सकता है कौन सा टॉपिक? ऑडिट कमेटी। वेरी गुड, ऑडिट कमेटी। मुझे आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनमें ऑडिट कमेटी बननी होती है। मैंने आपको पहले भी बोला था बेटा, ऑडिट कमेटी हर कंपनी में नहीं बनानी होती है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि ऑडिट कमेटी हर कंपनी में नहीं बनानी होती है? तो मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको, वैसे तो ये आपकी बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, चाहे आप अपना आईसीआई का मॉड्यूल खोल के देख भी लेना, लेकिन मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको नॉलेज के लिए बताऊंगा कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें ऑडिट कमेटी बनानी होती है। बताओ, बोला था या नहीं बोला था? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो बेटा, इधर एक डिस्कशन करेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी। इसके ऊपर बेटा सेक्शन लगता है 177। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो ऑडिट कमेटी के फंक्शन समझो। ऑडिट कमेटी बनाई क्यों जाती है? क्या काम है इस कमेटी का? इस कमेटी का क्या काम है? तो बेटा ऑडिट कमेटी प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन। बेटा इसका काम रिकमेंडेशन देना है। ऑडिट कमेटी प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन ऑन, किसके ऊपर रिकमेंडेशन देना है? ऑन अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ
ऑडिटर ऑफ कंपनी। सर ऑडिट कमेटी का क्या काम है? ऑडिट कमेटी का काम है बेटा रिकमेंडेशंस देना। ऑडिट कमेटी का काम है बेटा रिकमेंडेशन देना, सुझाव देना कि किस बंदे को कंपनी का ऑडिटर बनाना चाहिए और उसकी रेम्युनरेशन क्या रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ कंपनी में ऑडिट कमेटी क्यों बनाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑडिट कमेटी का काम है रिकमेंडेशन देना ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, एंड ऑडिट कमेटी का काम है रिकमेंडेशन देना ऑन रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। बताओ बेटा यहां तक समझ में आया नहीं है? बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। आ गया? अच्छा बेटा अब आगे समझना। यहां तक समझ में आ गया? अब बेटा आगे समझना। अब क्वेश्चन ये आता है कौन सी कंपनीज में ऑडिट कमेटी बनानी है? क्या हर कंपनी में बनानी है? नहीं। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी किन किन कंपनीज में बनानी है? तो द प्रोविजंस relating to audit committee, the provisions relating to audit committee shall apply to, किसे अप्लाई होंगे? बोले द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट कमिटी शैल अप्लाई टू, किसे अप्लाई होंगे? बोले एवरी लिस्टेड कंपनी को। बोले एक तो हर लिस्टेड कंपनी को अप्लाई होंगे, एवरी लिस्टेड कंपनी को अप्लाई होंगे, और किसको अप्लाई होंगे? बोले सच कंपनीज को अप्लाई होंगे जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, सच कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। बोले गवर्नमेंट जिन कंपनीज को प्रिस्क्राइब करेगी उन्हें अप्लाई होंगे। अब प्रिस्क्राइब कंपनीज हैं कौन सी? प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज आर as under, prescribed companies are as under। कौन सी प्रिस्क्राइब कंपनी? सबसे पहले कोई भी पब्लिक कंपनी एवरी with paid up capital greater than or equal to rupees 10 करोड़, या फिर every public company having turnover greater than or equal to rupees 100 करोड़, या फिर all public companies having aggregate borrowings and deposits of greater than rupees 50 करोड़। बेटा इधर देखना, अब कौन सी कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी होती है? कौन सी कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी होती है? इसका प्रोविजन मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि भाई कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें आपको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनमें ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी? तो लॉ बोला जो ऑडिट कमेटी है, बोले एक तो हर लिस्टेड कंपनी को बनानी है। किसको बनानी है? लिस्टेड कंपनी को। बेटा लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी है? बेटा लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जिस कंपनी के शेयर्स, लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है बेटा जिस कंपनी के शेयर्स किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। तो बोले एक तो ऑडिट कमेटी लिस्टेड कंपनी को बनानी है, लिस्टेड कंपनी को तो बनानी ही बनानी है। बेटा लिस्टेड कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनके शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। बेटा लिस्टेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिन कंपनीज के शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करना अलाउड होता है, उन कंपनीज को बेटा हम लोग लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। ठीक है,
तो एक तो बेटा अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है, एक तो बेटा अगर कोई भी क्या है लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी को तो ऑडिट कमेटी बनानी ही बनानी। और बेटा ऑडिट कमेटी कौन बनाएगा? लॉ बोला सच कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब, बोले गवर्नमेंट जो कंपनीज प्रिस्क्राइब करेगी बोले वो भी बनाएंगी। अब प्रिस्क्राइब कंपनीज कौन सी हैं? प्रिस्क्राइब कंपनीज कौन सी हैं? तो अब देखो प्रिस्क्राइब कंपनीज कौन सी, तो बोले प्रिस्क्राइब कंपनीज आर एज अंडर। सबसे पहला कोई भी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, उसे ऑडिट कमेटी बनानी है। दूसरा, कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर होती है टोटल सेल्स, एक साल में आपने टोटल कितना माल बेचा, उसे हम टर्नओवर बोलते हैं। तो पब्लिक कंपनी किसे बनानी है? कोई भी ऐसी कंपनी को बनानी है जिसकी टोटल सेल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़ हो। और किसे बनानी है? बोले सभी पब्लिक कंपनीज को बनानी है जिनका बोरोइंग्स प्लस डिबेंचर्स आएगा बेटा, यहाँ डिपॉजिट नहीं आएगा, डिबेंचर्स आएगा। जिनकी बोरोइंग्स एंड डिबेंचर्स, जिनकी जो बोरोइंग्स है मतलब जो उन्होंने लोन्स वगैरह लिए हुए हैं, और जो डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं, उनका एग्रीगेट अमाउंट 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यहां भी ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेकिन यहां ग्रेटर देन है। तो कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी बोरोइंग प्लस डिबेंचर 50 करोड़ से ज्यादा है, कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या कोई लिस्टेड कंपनी है, तो बेटा इन सभी कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी होता है। और ऑडिट कमेटी का काम क्या है? ऑडिट कमेटी का काम है रिकमेंडेशन देना ऑन अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर। बताइए बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई? बोलिए यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. सभी स्टूडेंट्स बोलिए, ये बात क्लियर है आपको? Yes, sir. चलिए। Yes, sir. तो अब बेटा यहां पर आकर मेरी तरफ से सेक्शन 147 तक जितनी बातें मेरे को आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ानी थी वो खत्म हो गई। कोई क्वेरी है? नो सर। पक्का? ठीक है। अच्छा बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, बात सुनना ध्यान से। अब एक चीज बताता हूं, बेटा आप सबने कॉस्टिंग पढ़ना चालू कर दी है क्या? जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं सबने कॉस्टिंग पढ़ना Yes, चालू sir. कर दी है क्या? Yes, अच्छा। sir. बेटा अभी मैंने आपको सेक्शन 139 से लेकर 147 तक जो सेक्शंस पढ़ाए, उसमें ऑडिट हो रही थी। ऑडिट किसकी हो रही थी बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी की, जर्नल की, लेजर की, ठीक है, कैश बुक की, बैंक बुक की, इन सब की ऑडिट हो रही है। बेटा ये जो ऑडिट होती है, इस ऑडिट को आप एक्सटर्नल ऑडिट, इस ऑडिट को बेटा आप एक्सटर्नल ऑडिट बोल सकते हो, या इस ऑडिट को बेटा आप फाइनेंशियल ऑडिट बोल सकते हो। ठीक है। अब बेटा एक चीज समझना, अब जैसे एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग जो आप पढ़ रहे हो, कॉस्ट अकाउंट इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमाइन प्रोडक्शन कॉस्ट। बेसिकली यहां पे हमारा टारगेट होता है प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना, और हमारा टारगेट होता है कॉस्टिंग पीएनएल बना के कॉस्टिंग के प्रॉफिट और लॉस निकालना। अब आप सबने पढ़ा होगा कॉस्ट के 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। कॉस्ट के 3 मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ये चीज आपने सीखी या नहीं सीखी बेटा, बताओ। Yes. Yes, sir. अब बेटा होता क्या है, आप एक चीज समझो, हर कंपनी को मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के भी
अलग से रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं और उन रिकॉर्ड्स को बोला जाता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स। बेटा ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बन रहे हैं ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जर्नल या लेजर या कैश बुक या बैंक बुक से बिल्कुल अलग होते हैं। इनमें सिर्फ मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड का डिटेल आता है। और फिर बेटा इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट भी होती है। तो जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट होती है उसे बोला जाता है कॉस्ट ऑडिट। एक चीज और समझो सर, ये जो एक्सटर्नल ऑडिट होती है या फाइनेंशियल ऑडिट होती है ये करता है सीए, कंडक्टेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन बेटा जो कॉस्ट ऑडिट होती है, कॉस्ट ऑडिट करता है, कॉस्ट ऑडिट करी जाती है, सीए नहीं करता है ये कंडक्टेड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट होती है। कौन कौन करता है बेटा ये ऑडिट? कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। दिस ऑडिट इज कंडक्टेड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट while this audit is conducted by a chartered accountant। तो बेटा अब हमने जो सेक्शन 139 से लेकर 147 तक पढ़े, जो हमने सेक्शन 139 से लेकर 147 तक के पढ़े, इन सेक्शंस में हम लोग बात कर रहे थे एक्सटर्नल ऑडिट की या फाइनेंशियल ऑडिट की। अब बेटा मैं आपको एक सेक्शन पढ़ाऊंगा और वो सेक्शन पढ़ाऊंगा 148। और इस सेक्शन में बेटा हम लोग बात करेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स की और कॉस्ट ऑडिट की। किसकी बात करेंगे बेटा? कॉस्ट रिकॉर्ड्स की और कॉस्ट ऑडिट की बात करेंगे। अभी तक हमने जो बात करी वो हमने बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिट या फाइनेंशियल ऑडिट की बात करी थी। अब बेटा हम अलग से अलग तरीके की ऑडिट डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑडिट। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई नहीं आई? पहले जल्दी बोलो। यस सर। ये चीज सभी बच्चों को समझ में आई क्या? बोलिए यस और नो। Yes, sir. पक्का? आगे Yes, sir. चलिए। Yes, sir. अब बेटा इधर देखिए, अब बेटा इधर देखिए। अच्छा बेटा अब अपन चालू करेंगे पढ़ना। अब बेटा अपन लोग पढ़ना चालू करेंगे पावर ऑफ सीजी टू ऑर्डर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कंडक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट, सेक्शन 148। अच्छा अब बेटा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, क्या हर कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने होंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो बेटा ये आता है, क्या हर कंपनी के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना मैंडेटरी है? क्या हर कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे क्या? बेटा सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि क्या हर कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं क्या? क्या हर कंपनी के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना मैंडेटरी है क्या? क्या हर कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने ही पड़ेंगे क्या? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है। समझ में आया बेटा सबसे पहला क्वेश्चन? Yes, sir. आया? तो बेटा अब पता है, अब पता है इसमें रूल बन गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिन कंपनीज को बोलेगी ना, सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने मैंडेटरी होंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नहीं बोल रही है कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, तो फिर आपकी कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं बनाने। तो बेटा कॉस्ट रिकॉर्ड सिर्फ कब बनाने होंगे? जब कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने के लिए किसने बोला है बताओ? Central सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब इसमें एक रूल है, ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग इसको लर्न करें। आपकी आईसीआई मॉड्यूल में भी नहीं लिखा हुआ, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लर्न करें। क्या पॉइंट है? एवरी कंपनी, क्या पॉइंट है? एवरी कंपनी whose aggregate turnover in preceding financial year exceeds rupees 35 crore shall be required to maintain cost records। और एक और चीज है, cost records shall be maintained in form CRA1,
कॉस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन्ड इन फॉर्म CRA1। अब बेटा एक चीज समझना, ध्यान से सुनना। सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल बना के बोल दिया है कि हर वो कंपनी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर का, करंट ईयर का टर्नओवर नहीं देखना, प्रीसीडिंग ईयर का देखना है, हर वो कंपनी जिसका प्रीसीडिंग ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कितने से ज्यादा हो रहा है, 35 करोड़ से ज्यादा हो रहा है, सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं। शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। और बेटा कॉस्ट रिकॉर्ड्स का एक फॉर्मेट गिवन है, उसी फॉर्मेट में बनते हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड्स शैल बी मेंटेन्ड इन फॉर्म, एक फॉर्म आता है CRA1, इसी फॉर्म के अंदर बेटा कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई कॉस्ट रिकॉर्ड्स किन कंपनीज को बनाने हैं, तो बोले कॉस्ट रिकॉर्ड्स उन्हीं कंपनीज को बनाने हैं जिनको सीजी प्रिस्क्राइब करेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आया, वेदर मैंडेटरी। तो इसमें सिर्फ इतना से याद रखना है, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स इज मैंडेटरी ओनली इफ सच एन ऑर्डर इज मेड बाय सीजी। कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको तभी बनाने हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके आपको बोल रही है कि आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाओ। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके आपको नहीं बोल रही है कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं बनाने। बताओ बेटा ये बात समझ में आई नहीं आई? बोलिए यस और नो। Yes, sir. अच्छा बी पॉइंट मत करना, उसका कोई मतलब नहीं है। अब सी पॉइंट में देखना, नेचर ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन। नेचर मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्या चीजें आएंगी, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स में किन चीजों की डिटेल आएगी। तो मैंने अभी अभी आपको बताया बेटा कॉस्ट रिकॉर्ड्स में किन किन चीजों की डिटेल आती है, मटेरियल की, लेबर की और ओवरहेड की। बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। यस। तो प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स आएंगे रिलेटिंग टू, कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्या आएंगे, प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स आएंगे रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन करने में मटेरियल कितना यूज हुआ, लेबर कितनी यूज हुई, और अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट कितने यूज हुए। बेटा अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट से मतलब है ओवरहेड्स, अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट से बेटा मतलब है ओवरहेड्स। तो बेटा एक सिंपल सी चीज अब आप समझिएगा, एक सिंपल सी चीज अब आप समझिएगा कि अगर आप किसी भी कंपनी की ऑडिट पे गए हो तो सबसे पहली चीज आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना मैंडेटरी है, और दूसरी चीज जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपकी कंपनी मेंटेन करेगी उसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी। और कॉस्ट रिकॉर्ड कब बनाने हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकल रूल बता दिया कि अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं, और कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर्म CRA1 में बनाने हैं। बताओ बेटा यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी बोलिए। यस सर। कॉस्ट रिकॉर्ड्स में तो आपको इतना ही लर्न करना है, ये जो पॉइंट मैंने जो 2 येलो में हाईलाइट किए वो, प्लस ये जो 2 पॉइंट मैंने पिंक कलर में हाईलाइट किए वो, सिर्फ ये टोटल 4 पॉइंट आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स में अच्छे से बाय हार्ट लर्न हो जाने चाहिए। आगे बढ़ो। अब ये तो हो गया बेटा कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अब क्वेश्चन ये आता है, कॉस्ट ऑडिट किन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। बेटा ऊपर अपन ने ये नहीं पढ़ा कि कॉस्ट ऑडिट किसे करानी। ये जो टॉपिक अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला पूरा टॉपिक, इस पूरे टॉपिक में मैंने आपको ये नहीं बताया, कि आपको कॉस्ट ऑडिट कब करानी है। मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स कब मेंटेन करने हैं। मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स कब मेंटेन करने हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको कॉस्ट ऑडिट कब करानी है। पहले बताओ बेटा यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. अच्छा अब बेटा आता है ऑर्डर बाय सीजी फॉर कंडक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा ऑर्डर बाय सीजी का ऑर्डर क्या कराने के लिए, कॉस्ट ऑडिट कराने के लिए। ऑर्डर बाय सीजी फॉर कंडक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो बेटा अगेन आपको कॉस्ट ऑडिट तभी करानी है जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर पास करके बोलेगी कि आप कॉस्ट ऑडिट कराओ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास करके आपको बोला है कि आपको कॉस्ट ऑडिट करानी है तो ही आप कॉस्ट ऑडिट कराओगे, वरना नहीं कराओगे। देखो क्या लिखा है, कंडक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज मैंडेटरी। बोले कॉस्ट ऑडिट आपको तभी करानी है ओनली इफ सच एन ऑर्डर इज मेड बाय सीजी। बोले आपको कॉस्ट ऑडिट तभी करानी है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर देके बोला है कि आप कॉस्ट ऑडिट कराओ।
अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर पास करके कॉस्ट ऑडिट कराने नहीं बोला है तो फिर आपको कॉस्ट ऑडिट करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बताओ बेटा, समझ में आई नहीं आई ये बात? बोलो। Yes, sir. अच्छा, अब मैंने बताया था ऊपर कि सीजी ने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने के लिए किसको बोला है? बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. अब मैं आपको बता रहा हूं कि कॉस्ट ऑडिट कराने के लिए किसको बोला है। पढ़ाऊं कॉस्ट ऑडिट किसको बोला है कराने के लिए? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. बेटा ये Yes, बुक्स sir. में आएगा नहीं, ये बड़ा प्रोविजन है, ये बुक्स में आएगा नहीं, ये बड़ा प्रोविजन है। तो मैं इसको शीट में लिख दे रहा हूं, मतलब बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, आप देख लेना आपको बोर्ड पे लिखना है या शीट पे लिखना है। रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट। Where company is engaged in regulated sector, comma, cost audit, comma, cost audit is required only if aggregate turnover of company in preceding financial year is rupees 50 crore or more. Second point, where company is engaged in non-regulated sector, comma, cost audit is required only if aggregate turnover of company in preceding financial year is rupees 100 crore or more. बेटा देखो, अब समझो, प्लीज एक बार लिखना बंद कर देना और अपना फोकस समझने पे रखना। फिर मैं बोल रहा हूं, एक बार लिखना बंद कर देना और अपना फोकस समझने पे रखना। बेटा लॉ में रूल ये है कि अगर कोई कंपनी, गवर्नमेंट ने क्या किया है पहले तो ये समझो, सभी कंपनीज को रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में डिवाइड कर दिया है। जैसे मैं बताता हूं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करती हैं, या टेलीकॉम कंपनीज हैं एटसेट्रा, इनको रखा गया है रेगुलेटेड सेक्टर में। आप मेरे से पूछोगे नॉन रेगुलेटेड सेक्टर का एग्जांपल दो, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसको नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में रखा हुआ है। आयरन एंड स्टील की बिजनेस हैं, जितनी भी आयरन एंड स्टील कंपनीज हैं, इन आयरन एंड स्टील कंपनीज को भी बेटा नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में रखा हुआ है। तो गवर्नमेंट बोली कि अगर कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर में है, अगर कंपनी किसमें है, जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर कंपनी का 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। और लॉ बोला कि अगर एक कंपनी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में है तो उसके लिए कॉस्ट ऑडिट तब रिक्वायर्ड है जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो। यानी रेगुलेटेड सेक्टर में कॉस्ट ऑडिट की लिमिट 50 करोड़ की हो गई है और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में कॉस्ट ऑडिट की लिमिट 100 करोड़ की हो गई है। बताओ बेटा, ये पॉइंट आया नहीं आया? जल्दी बोलिए। Yes, sir. आ गया? अच्छा मुझे बताओ, सबने लिख लिया या किसी का लिखना बाकी है? लिख लिया Done, सर। sir. सबने लिख लिया है? चलिए,
तो बेटा इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कॉस्ट ऑडिट किसके लिए मैंडेटरी है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं रेफर नोट्स, कहीं आप एग्जाम के अंदर पढ़ना भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, अब सर बस इसमें यही पढ़ना है, अब यहां से हमको सारी बातें पढ़नी है। अब सबसे पहला आता है अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर कौन करेगा। सर हमने कंपनी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट पढ़ा था, हमने कंपनी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मुझे बताओ, पढ़ा था। तो बेटा जैसे हमने सॉरी, जैसे हमने बेटा कंपनी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट पढ़ा था, जैसे बेटा हमने कंपनी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट पढ़ा था, अब हमें कॉस्ट ऑडिटर का भी अपॉइंटमेंट पढ़ना है। और कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बेटा सेक्शंस में नहीं लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है। तो देखो ये रहा प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, ये है रूल 14। और ये रूल 14 किसका है, वही आप जानते ही हो, ऑफ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 का है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब बेटा कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो लॉ बोला कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है या नहीं बनानी। अब तो बेटा आपको पता है किन कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी होती है, किन कंपनीज को नहीं बनानी होती। Yes, sir. तो लॉ बोला कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है या नहीं बनानी। तो लॉ बोला अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी नहीं बनानी है, द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। तो लॉ बोला अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी नहीं बनानी है तो कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। बोले द बोर्ड शैल अपॉइंट द कॉस्ट ऑडिटर। बोले अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी नहीं बनानी है तो कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। और अगर ऑडिट कमेटी बनानी है तो फिर क्या, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। तो बेटा अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है तो भी कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा। लेकिन फर्क इतना सा है कि अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है तो पहले ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन करेगी कि किसको कॉस्ट ऑडिटर बनाए, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। तो इस केस में क्या लिखा है, द बोर्ड शैल अपॉइंट द कॉस्ट ऑडिटर। बोले अपॉइंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। बोले ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन पे करेगा। क्लियर है क्या बच्चों, अरे बोलो क्लियर है क्या। Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. ठीक है बेटा, 1 मिनट देना बेटा। हाँ बच्चों सॉरी, यहां तक बेटा समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, बोलो यस और नो। Sir. Yes, आ sir. गया। अच्छा अब बेटा सवाल ये उठा कॉस्ट ऑडिटर का रेम्युनरेशन कैसे फिक्स होगा। अभी तो हमने अपॉइंटमेंट की बात करी है, अब बात करेंगे रेम्युनरेशन की, फिक्सेशन ऑफ रेम्युनरेशन। तो बेटा सुनो, अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी नहीं बनानी है, ध्यान से सुनना, अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी नहीं बनानी है तो कॉस्ट ऑडिटर का जो रेम्युनरेशन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिक्स करेंगे। ध्यान से सुन लो, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फिक्स करने के बाद जनरल मीटिंग होगी और जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स उस रेम्युनरेशन को अप्रूव करेंगे। और जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स उस रेम्युनरेशन को अप्रूव करेंगे बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मतलब अगर ऑडिट कमेटी नहीं बनानी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेम्युनरेशन फिक्स कर देगा, फिर जनरल मीटिंग हो जाएगी और मेंबर्स अप्रूव कर देंगे। तो देखो लिखा हुआ है द रेम्युनरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर शैल बी फिक्स्ड बाय द बोर्ड। पहले तो बोर्ड फिक्स कर देगा और उसके बाद एंड सब्सिक्वेंटली अप्रूव बाय द मेंबर्स, फिर मेंबर्स अप्रूव कर देंगे। और मेंबर्स कहाँ अप्रूव कर देंगे, मेंबर्स बेटा कॉस्ट ऑडिटर का रेम्युनरेशन अप्रूव करते हैं जनरल मीटिंग में। ये तो तब है जब कंपनी को ऑडिट कमेटी नहीं बनानी। अगर ऑडिट कमेटी बनानी है तो पता है क्या होगा, ऑडिट कमेटी रेम्युनरेशन रिकमेंड करेगी बोर्ड को, फिर बोर्ड रेम्युनरेशन फिक्स करेगा और फिर जनरल मीटिंग होगी और मेंबर्स अप्रूव करेंगे। मतलब अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है तो सबसे पहले ऑडिट कमेटी रेम्युनरेशन रिकमेंड कर देगी बोर्ड को, उसके बाद बोर्ड रेम्युनरेशन फिक्स कर देगा, फिर जनरल मीटिंग हो जाएगी
और जनरल मीटिंग में मेंबर्स रेम्युनरेशन को अप्रूव कर देंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑडिट कमिटी शेल रिकमेंड द रेम्युनरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर। पहले तो ऑडिट कमिटी रिकमेंड कर देगी, यानी ये वाली बात। उसके बाद क्या होगा, द रेम्युनरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर शैल बी कंसिडर्ड एंड अप्रूव बाय द बोर्ड। बोर्ड अप्रूव कर देगा, यानी ये वाली बात। उसके बाद क्या होगा, एंड सब्सिक्वेंटली अप्रूव बाय द मेंबर्स, और सब्सिक्वेंटली मेंबर्स अप्रूव कर देंगे, यानी कि ये वाली बात। बताओ बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो यस और नो। Yes. Yes, sir. पहले मुझे बताओ, कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन दोनों समझ में आया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा मेरी बात सुनना, एक सेकंड बेटा। कॉस्ट ऑडिट करेगा कौन? कॉस्ट ऑडिट करेगा कौन? तो लॉ बोला कॉस्ट ऑडिट अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, और फर्म है तो फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट करेगी। मतलब या तो इंडिविजुअल कॉस्ट अकाउंटेंट कर दे या फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट कर दे, लेकिन करेगा कॉस्ट अकाउंटेंट ही। तो कॉस्ट ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय अ कॉस्ट अकाउंटेंट और फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। तो ये बेसिकली बेटा कॉस्ट ऑडिटर की, ये बेटा बेसिकली कॉस्ट ऑडिटर की क्या हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई कि कॉस्ट ऑडिटर कौन करेगा। अच्छा एक पॉइंट और समझो बेटा, आप सबको पता है और नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। जैसे मैं हूं, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं और मैं कॉस्ट ऑडिटर भी हूं। मैंने दोनों डिग्रीज ली हुई हैं, सीए भी लिया हुआ है, सीए की डिग्री भी ली हुई है और कॉस्ट अकाउंटेंट की डिग्री भी ली हुई है। तो बेटा एक बात बताओ, अब मैं सीए भी हूं और कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एज अ सीए कंपनी की फाइनेंशियल ऑडिट और एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी की कॉस्ट ऑडिट दोनों मैं कर दूं? ये पॉसिबल है क्या कि कंपनी ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट सेम बंदा कर दे? बताओ। Yes, sir. सर नहीं पॉसिबल, लॉ ने मना कर दिया। लॉ ने बोल दिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम्स, द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139। बोले सेक्शन 139 में जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ था, यानी बेसिकली कंपनी ऑडिटर बोल लो, कंपनी ऑडिटर बोल लो या एक्सटर्नल ऑडिटर बोल लो, shall not be appointed as the cost auditor। उससे आप कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे। जो कंपनी ऑडिटर है, he cannot be appointed as the cost auditor। ध्यान रखिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अभिषेक सर सीए भी हैं और अभिषेक सर कॉस्ट अकाउंटेंट भी। कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी ऑडिटर कभी भी सेम पर्सन नहीं हो सकते। बताओ बेटा, ये पॉइंट याद रख पाओगे नहीं रख पाओगे? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब कोई डाउट हो तो पूछो बेटा, अब कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। सर जो कॉस्ट ऑडिटर है, अगर एसी है तो वो रेकमेंड करते हैं उसका नाम, और अगर बोर्ड सेटिस्फाइड नहीं है तो पहले हमेशा यही होगा कि बोर्ड अपना ओन रिकमेंडेशन देगा। सिर्फ ऑडिट कमेटी का नाम रिकमेंडेशन करने, ऑडिट कमेटी का काम रिकमेंडेशन करने का है। अगर बोर्ड ऑडिट कमेटी से नहीं अग्री होगा तो वो हमेशा अपना ओन रिकमेंडेशन ही देगा। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। अच्छा बेटा, ये वाले पॉइंट्स आपको करने नहीं है, कट ही कर देना है। रिपीट हो रहे हैं या कहीं ना कहीं ऑलरेडी कवर्ड है पॉइंट्स। ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं ऑलरेडी कवर्ड है, तो आपको अलग से इनको रीड करने की जरूरत नहीं है। बेटा मुझे बताओ, यहां तक खत्म, क्लियर हो गया क्या? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो बेटा अब आज यहीं तक रखते हैं। हमारा एकदम थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट और 6th पॉइंट, बस, और हमारा चैप्टर खत्म। अब बेटा आज आप लोगों का होमवर्क है सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने का। जितने भी एमसीक्यूज मेरी शीट में है आप करके आएंगे, और कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपको नहीं आएगा तो कल मेरे से आके पूछेंगे। ठीक है बेटा? जी सर। सब बच्चों को समझ में आता है? वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir.